तो हम बेटा डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट के बारे में। जो सोल ट्रेडर होता है वो किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो आपको मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट में आता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आती है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल में, जो पूंजी होती है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब आज हम जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो मैं आपको स्क्रीन करता हूँ शेयर और आपको समझाता हूँ बैलेंस शीट कि कैसे एकल व्यापारी जो है बैलेंस शीट को बनाता है। बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट को बेटा हम बोलते हैं हिंदी में आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण। इनके नाम से हम बैलेंस शीट्स को जो है जानते हैं। तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। सबसे पहले तो स्थिति विवरण ऐसा वित्तीय विवरण है जो एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। ठीक है, तो स्थिति विवरण को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट और वित्तीय विवरण को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो बैलेंस शीट है वो आपकी बनाई जाती है एक निश्चित तिथि को। निश्चित तिथि मतलब ये बनती है साल के लास्ट में। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उस दिन जो है हम इसको बनाते हैं, जैसे 31 मार्च को। ठीक है, तो उस वक्त बनती है, ये बनती है निश्चित तिथि को। आगे जानते हैं इससे व्यवसाय से संबंधित संपत्तियों, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स, पूंजी इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, तथा देयताओं, देयताओं को इंग्लिश में बोलते हैं लाइबिलिटीज़ का ज्ञान होता है। तो बैलेंस शीट से आपको पता चलता है एसेट्स का, कैपिटल का और लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, तो दो बातें अभी तक मैंने बताई कि पहली बात यह एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है और दूसरा इससे एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ का ज्ञान होता है। इनका नॉलेज आपको मिलता है बैलेंस शीट से। इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, अर्थात व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत है या कमज़ोर। तो तीसरी बात ये बता दी कि इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति को बोलते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसका भी पता चलता है इससे। तो अभी तक हमने तीन बातें जानी। तो ये एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है, दूसरी बात इससे एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का नॉलेज मिलता है, और थर्ड इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, तो तीन बातें बेटा आपको ये बताई। स्थिति विवरण लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार बनाया जाता है। तो आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो सोल ट्रेडर होता है या पार्टनरशिप होती है तो उसकी जो बैलेंस शीट है उसका कोई एक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है एक्ट में, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट्स का क्या किया है, फॉर्मेट दिया हुआ है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी पड़ती है, वो बनानी पड़ती है। तो जो सोल ट्रेडर जो है वो अपनी बैलेंस शीट्स बनाता है अकाउंटिंग इक्वेशंस के अनुसार। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में जाना था। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारे को क्या बताती है कि एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो कैपिटल होती है जो इन्वेस्ट किया है मालिक ने पैसा बिजनेस में, और लाइबिलिटीज़ होती है जो इन्वेस्ट किया है आउटसाइडर ने बिजनेस में, और एसेट्स होती है जिसके ऊपर बिजनेस की क्या होती है, ओनरशिप। ठीक है, तो ये बेटा इसके अकॉर्डिंग बनती है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है बनती है। तो अभी तक हमने चार बातें जानी। तो पहली निश्चित तिथि को ये बनाई जाती है और इससे एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का नॉलेज मिलता है, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता भी चलता है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मजबूत है या कमज़ोर। इसके साथ साथ ये बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी दाईं तरफ। तो दाईं तरफ को बोलते हैं हम राइट हैंड साइड संपत्तियां, और बाईं तरफ को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इंग्लिश में पूंजी और देयताएं, लाइबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं।
तो जो बेटा आपका राइट हैंड साइड है उस तरफ हम एसेट्स को बताएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी कैपिटल और लायबिलिटीज़ को बताएंगे हम, ठीक है। तो ये बातें बताई बैलेंस शीट्स के बारे में। अब आगे जानते हैं हम। तो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, स्थिति विवरण को तैयार करने की विधि। तो हम कैसे कैसे जो हैं बैलेंस शीट्स को, स्थिति विवरण को तैयार कर सकते हैं। तो उसके बेटा दो मेथड हैं। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन परमानेंस, स्थायित्व के अनुसार, एंड सेकंड है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, तरलता के अनुसार, ठीक है। तो अगर आपको आएगा कि आप परमानेंस के अकॉर्डिंग बनाओ या लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग बनाओ तो आप बनाएंगे, अदरवाइज आपकी चॉइस रहेगी, आप जिस मर्जी तरीके से क्या कर सकते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन आपको दोनों मेथड के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जब आपको एक मेथड के बारे में पता लग जाएगा तो दूसरा मेथड बिल्कुल उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं बेस्ड ऑन परमानेंस, स्थायित्व के अनुसार हम कैसे बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखते हैं जो अधिक स्थायी होती हैं। तो देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जैसे हम जो है आपको बताया कि जो एसेट साइड होगी तो एसेट्स में हम उन एसेट्स को सबसे पहले लिखेंगे जो क्या है अधिक स्थायी। अधिक स्थायी अर्थात जो फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनको हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स को लिखेंगे और फिर आगे क्या बोलता है, सबसे अधिक तरल संपत्ति को सबसे अंत में लिखा जाता है। तो लिक्विड एसेट्स होती हैं जिनको बेटा हम कैश में बड़ा जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, इनको हम यूज़ करते जाते हैं, और जो लिक्विड एसेट्स होती हैं उनको कैश में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो जो कैश में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाती है उनको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी एसेट साइड में। तो जब हम एसेट्स को लिखेंगे तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद करंट, और करंट का जो पार्ट है लिक्विड, फिर लिक्विड एसेट्स बाद में आएगी। तो जिनको हम एकदम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं उनको लास्ट में लिखेंगे। अब अगली जो लाइन है वो है बेटा लायबिलिटीज़ के बारे में। इसी प्रकार पहले उन दायित्वों को लिखा जाता है जिनका भुगतान सबसे बाद में करना है, ठीक है। तो सबसे बाद में जो करना है उनको बोलते हैं बेटा हम नॉन करंट लायबिलिटीज़, या फिक्स्ड लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं नॉन करंट। तो नॉन करंट होती हैं जो हमने, जिनका भुगतान हमने, जिनकी पेमेंट हमने 1 वर्ष के बाद करनी है, ठीक, उनको बोलते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो क्या बोला कि हमने सबसे पहले लिखना है बेटा जो हमने सबसे बाद में देना है उनको हमने सबसे पहले लिखना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फिक्स्ड लायबिलिटीज़ को, या जिनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ उनको लिखेंगे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में, और जिनका भुगतान सबसे पहले करना है, ठीक है, जो पहले करना है मतलब उनको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़, उनको सबसे अंत में लिखा जाता है। तो बस जो हमने बाद में देना है उनको हम पहले लिखेंगे, जो हमने बड़ा जल्दी देना है उनको हम बेटा लास्ट में लिखेंगे। तो बोलो आपको ये पता लगा कि लगा पता? यस सर। ठीक है बेटा। तो Yes, देखो sir. सिंपल जैसी बात, एक होगी एसेट्स वाली साइड, एक होगी लायबिलिटी साइड वाली साइड। तो एसेट्स में हमने क्या करना, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास काफ़ी लंबे समय तक रहेंगी फिक्स्ड एसेट्स को, उसके बाद फिर हमने लिखनी है लिक्विड एसेट्स, ठीक है। और जब लायबिलिटीज़ की बात होगी तो सबसे पहले हमने वो बतानी जो हमने बाद में देनी है, और लास्ट में हम उनको बताएंगे जो हमने बड़ी जल्दी पे करनी है। तो बाद में मतलब जो 1 साल के बाद हमने चुकानी हो पहले, जो हमने विदिन 1 ईयर जिसकी पेमेंट करनी है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं बेटा लिक्विडिटी के ऊपर। तो लिक्विडिटी तरलता के अनुसार, तो इसमें बेटा बिल्कुल विपरीत हो जाएगा इसका, इसको पढ़ लेते हैं हम। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखते हैं जो अधिक तरल लिक्विड एसेट्स होती हैं। तो देखो अब जब हम एसेट साइड में लिखेंगे तो एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, जो लिक्विड होगी उनको सबसे पहले लिखेंगे, और स्थायी संपत्तियों को सबसे अंत में लिखा जाता है, और जो फिक्स्ड एसेट्स होगी उनको कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में। और देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स पहले लिक्विड बाद में, और इसमें लिक्विड पहले और फिक्स्ड बाद में। इसी प्रकार पहले उन दायित्वों को लिखा जाता है जिनका भुगतान सबसे पहले करना है। तो जब लायबिलिटी साइड हम बताएंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे करंट लायबिलिटीज़, और उसके बाद जो हैं मतलब जिनका भुगतान हमने सबसे बाद में करना है उनको सबसे अंत में लिखा जाता है। तो नॉन करंट को कहाँ लिखेंगे हम, सबसे लास्ट में। और दूसरी तरफ हमने नॉन करंट को पहले लिखा,
करंट लाइबिलिटीज़ को कहाँ लिखा बाद में, और इसमें हम करंट लाइबिलिटीज़ को पहले लिखेंगे और नॉन करंट को बाद में लिखेंगे। और आपको बता दिया मैंने, करंट होती है जो हमने विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। नॉन करंट को मैंने आपको बोला कि इसको फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं, जो हमने 1 वर्ष के बाद वापस करनी है। तो बोलो बेटा, पता लग गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन परमानेंस, स्थायित्व के अनुसार फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो ऊपर लिखेंगे आप बैलेंस शीट एज ऑन। तो एज ऑन में बेटा आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये बनती है निश्चित तिथि को। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम क्लोज कर रहे हैं तो ये बनेगी 31 मार्च को। अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम अपने अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो ये बनेगी 31 दिसंबर को। और ईयर जो आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये बनेगी। तो देखो ये आपके पास आ गया। तो सबसे पहले आ गई लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है। और अमाउंट में के साथ आप जो है सिंबल लगा सकते हैं रुपीज़ का। जो रुपीज़ का सिंबल है ये मैंने यहाँ लगा दिया, रुपीज़ का सिंबल। तो आपने मेरे को बताना कि जो लाइबिलिटीज़ है वो आपके कौन से हैंड की तरफ है, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड। अपना हैंड देखना आपने। लेफ्ट हैंड साइड। हाँ ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। और एसेट्स किस तरफ होती है? राइट हैंड साइड। हाँ, तो ये इसके बारे में आपको पहले बताया। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने बतानी है जैसे एसेट्स के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले हम कौन बताएंगे? फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया फिक्स्ड और नॉन करंट भी, जो हमने काफ़ी लंबे समय तक जिनका यूज़ करना है। मतलब इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जो हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करेंगे उनको पहले। और सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे करंट एसेट्स, जिनको कैश में हम जो है कन्वर्ट कर देंगे। और करंट एसेट्स का ही जैसे जो है एक पार्ट होता है, फिर इसमें ही आती है आपकी लिक्विड एसेट्स, जिनको हम एकदम ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सबसे लास्ट में आएंगी। तो इस तरीके से आप जैसे जो है क्या करेंगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा फिक्स्ड और नॉन करंट। तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, और गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स, लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं फिक्स्ड एसेट्स के। तो जब हमने परमानेंस के अकॉर्डिंग बताना है तो हम सबसे पहले फिक्स्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स ये हो गए बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म्स। और अनएक्सपायर्ड को हम प्रीपेड भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। और एक्रूड इनकम, और इन्वेंट्रीज, और स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं। तो यहाँ आएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक। और इसके साथ साथ ये जो है आपके कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी लिक्विड एसेट्स है, जिनको हम एकदम ही कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करंट एसेट्स होती है जो 1 वर्ष के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड होती है जो एकदम ही कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो भी इसमें आती है बेटा। ठीक है। तो ये आपको बता दिया, इस तरीके से हम बताएंगे तो एसेट्स में। और अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या बताई? कैपिटल। तो कैपिटल हुई जो लगाई हुई है मालिक ने। ठीक है। तो ये तो इन्वेस्ट रहेगी बिजनेस में, तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे। उसके बाद जो रिजर्व है ये भी हमने प्रॉफिट में से जो है बचाए हुए हैं, तो ये भी बिजनेस में रहेंगे। और इसके बाद हम जो बताएंगे, हम क्या बताएंगे? फिक्स्ड और नॉन करंट लायबिलिटीज़, अर्थात जो हमने 1 वर्ष के बाद वापस करनी है। तो इसके में हमने एग्जाम्पल लिया है लॉन्ग टर्म लोन्स का। और इसके बाद फिर हमने जो हेडिंग बनाया है करंट लायबिलिटीज़, तो ये ऐसी है जो हमने 1 वर्ष के अंदर अंदर वापस कर देनी। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस या अनअर्न्ड इनकम्स, शॉर्ट टर्म्स लोन्स या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बताएंगे। और जब हम बैलेंस शीट को बनाएंगे तो जो कैपिटल है, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या कर देते हैं हम? ऐड। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलते हैं? ये आपको मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ती है। ठीक है। तो जैसे ये हमने ले ली कैपिटल, और अगर प्रॉफिट है तो इनको क्या कर देंगे? हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है मालिक को, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा? ऐड। ठीक है। तो उसको हम ऐड कर देंगे। ये हो गया इनर कॉलम। और जो अमाउंट है उसको हम लिख देंगे आउटर कॉलम में, इस तरीके से। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ड्राइंग है, ड्राइंग होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अगर मालिक जो है कैश निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? लेस। तो उसको फिर हम बेटा लेस करेंगे। तो लेस कहाँ जाएगा? विद इन ब्रैकेट में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस निकला हुआ है, तो उसको भी क्या करते हैं हम? लेस। क्योंकि मैंने बोला था कि प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ती है, लॉस हो तो कैपिटल में क्या आती है? कमी। तो उनको क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। ठीक है। तो या तो
क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आएंगे या तो क्या आएगा, नेट लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो ऐड करना, लॉस होगा तो आपने क्या करना, माइनस। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपने इनर कॉलम में करनी है और आउटर कॉलम में फिर इनका बैलेंस बेटा लिखना है। तो इस तरीके से हम बताते हैं बैलेंस शीट को बेस्ड ऑन परमानेंस, स्थायित्व के अनुसार। तो एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड और नॉन करंट, फिर हम बताएंगे करंट। और लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया मालिक का कैपिटल वो, और उसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग किया तो उसको लेस, और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है तो उसको माइनस। और फिर कैपिटल के बाद दूसरे नंबर पे हम बताएंगे रिजर्व को, तीसरे नंबर पे फिक्स्ड और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को जो हमने 1 वर्ष के बाद वापस करनी है, और लास्ट में हम बताएंगे जो हमने 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है। तो बोलो बेटा पता लग गया? किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, भाई सर ये पता लगा? सर पता लग गया। ठीक है, तो अब हम जो हैं जानते हैं दूसरा जो है, बस इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा बेटा वो। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है अब बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, तरलता के अनुसार। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो ऊपर हम वैसे लिखेंगे बैलेंस शीट, और एज ऑन यहाँ पर मूव डेट बनाएंगे जिस डेट को हम बना रहे हैं, और बस वैसे ही लाइबिलिटीज़ हमारे जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में हैं और एसेट्स हमारे राइट हैंड साइड में हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आया, जो पहले था, पहले मतलब जैसे आपकी कैपिटल आई थी ना, तो कैपिटल कहाँ चले गई, लास्ट में। ठीक है, जब हम लाइबिलिटी साइड में देखते हैं, और कैपिटल के बाद क्या थे, रिजर्व, तो वो रिजर्व इससे ऊपर आ गए, और रिजर्व से ऊपर क्या थे, फिक्स्ड और नॉन करंट लाइबिलिटी जो हमने 1 वर्ष के बाद वापस करनी है वो, और सबसे ऊपर क्या आ गया, जो हमने 1 वर्ष के अंदर अंदर वापस करनी है। ठीक है, और इस तरह ही जब हम एसेट साइड में देखेंगे तो पहले हमने ली थी फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स, तो अब उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जो करंट एसेट्स हैं उनको लिख देंगे। तो करंट एसेट्स में भी जो सबसे पहले जो है आ जाएगी लिक्विड एसेट्स, जो एकदम ही कैश में कन्वर्ट जो हैं हो जाती हैं। तो कैश इन हैंड तो कन्वर्ट है ही है, कैश एट बैंक भी अगर बैंक में पैसा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इनको बेटा बताते हैं। तो बोलो किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, तो ये आपको बता दी बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, तो और ये जो हमारा फॉर्मेट है ये बेटा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये ऐसी बैलेंस शीट्स बनाते हैं जो सोल ट्रेडर होते हैं एकल व्यापारी, वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब जैसे जो है आप अपने हिसाब से मतलब जैसे बैलेंस शीट क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं, उसका कोई फॉर्मेट आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो कंपनी है, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आप समझेंगे +2 में, तो वो बेटा वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। ठीक है ना, और उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनी एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी वो बनेगी। ठीक है, तो आज बेटा हमने जान लिया किसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बेटा आपको बताया मैंने। तो ये आपको बता दिया एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, इससे एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़ का ज्ञान होता है, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, और यह अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनती है। और राइट हैंड साइड में हम बताते हैं संपत्ति, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या बताते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज़ बेटा बताते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया बैलेंस शीट के बारे में।